Good evening, and I welcome you students for the discussion of sample papers. देखो हमने पैराग्राफ्स को डिस्कस किया, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को डिस्कस किया प्रीवियस सैंपल पेपर्स में, और अब क्वेश्चन की बारी है। 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, सीबीएसई में बहुत आने वाले हैं। 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उनको हम कैसे करेंगे बोर्ड में, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। और इसमें देखो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, ये सब मिक्स होके आ रहे हैं जो भी नंबर से लॉट है सीबीएसई में। तो हम क्या कर रहे हैं, इन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आने वाले 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। 2 पॉइंट्स हैं हमारे, एक तो सारे कोर्स का रिवीजन, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, ना कि रट्टेबाजी कर रहे हैं। क्या रट्टेबाजी कर रहे हो? नहीं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है और कैसे आंसर करेंगे, तो सेक्शन सी पर आ गए। ये सब क्वेश्चन जो है 2 या 3 नंबर के हैं, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है एग्जाम में। देखो ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर छोटे हैं, कितने, 1 लाइन के हैं, कोई 1 वर्ड के आंसर है। तो अगर हमें बहुत ही क्लैरिटी से बहुत ही स्पेसिफिक आंसर लिखना है, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये क्लियर है कि ज्यादा नहीं लिखना स्टूडेंट, कुछ भी लिखोगे उससे कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं है। सही आंसर चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए, छोटा आंसर चाहिए। ये ऑलरेडी सीबीएसई वालों ने पेपर में पहले ही मेंशन किया हुआ है। तो हम किस लिए अपने पेज भरेंगे? पेज नहीं भरेंगे, हम लिखेंगे कम से कम, और जो चीज की डिमांड की गई है क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और उसी चीज को आंसर करेंगे बोर्ड में। बोलो बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ। ये सारी बातों का ध्यान रखना है, पेपर दे रहे हो। सेक्शन सी में क्वेश्चन 26 आ गया हमारे पास। ये कह रहा है व्हाई इज वाटर लिक्विड H2S गैस। क्या आंसर दिया था इसका, जल्दी से बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और मीडियम क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। बताओ, जल्दी से बताओ, क्या आंसर करोगे स्टूडेंट इसका? आंसर क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे स्टूडेंट्स? आपको इसका आंसर पता ही है, इसमें क्या डिफिकल्टी है? कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इसका आंसर आपको पता है स्टूडेंट की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन। आपको ये पता कि किस किस की होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहाँ कहाँ होती है। देखो जो वाटर है, आपको ऑलरेडी बताया कि ये वाटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, और ये ऑक्सीजन के अराउंड ये HO और H ऐसे मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ये वाले बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये आपको कंडीशन बता रहा हूँ। देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जब हाइड्रोजन के साथ होते हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर देख रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर, ऐसे और भी बहुत बनने वाले हैं इसके साथ इस तरह से। तो जैसे जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी, तो वाटर जो है उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स नजदीक आते जाएंगे और वो एक लिक्विड बन गया, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए वो गैस है। बस यही था। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्वेश्चन का चॉइस दिया गया, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आपको पता है कि जिनोन, जब आपने नोबल गैसेस पढ़ी थी स्टूडेंट, नोबल गैसेस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नोबल गैसेस के अंदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो आपको पता है कि नोबल गैसेस में, थोड़े से मैं बता दूं, नोबल गैसेस के अंदर कौन से कंपाउंड्स जो थे वो बना रहे थे कंपाउंड्स। बताइए कौन सा एलिमेंट है नोबल गैसेस का जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता था? ये वेरिएशन है क्वेश्चंस कैसे। जीनोन के कंपाउंड बने थे, बोलो बने थे, यस और नो, जल्दी जल्दी आंसर करो। मेरे साथ रहिए स्टूडेंट, मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए और बने रहिए, एनर्जी को कायम रखिए। क्या जीनोन ने कंपाउंड्स बनाए थे? जल्दी बोलो। और वो भी पता है कि बार्टलेट ने जो पहला कंपाउंड बनाया था जीनोन का, क्योंकि O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल थी जीनोन के, तो उसके कंपाउंड से बनाने में कामयाबी हासिल की फ्लोरीन का। तो PTF6 जो बना था स्टूडेंट। और आपको पता है कि XE जो है, तो ये कंपाउंड बनाता है। यहाँ पर कह रहा है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन स्ट्रक्चर के ऊपर है, तो स्ट्रक्चर बनाना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा। और मैं बता दूं जो नोबल गैसेस हैं, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके कई मेथड हैं, कई मेथड हैं, तो हम देखते हैं कौन सा मेथड यूज करते हैं। जीनोन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4
5 6 7 8 आउटर मोस्ट में। देखो नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने बनाए स्टूडेंट। और अब देख रहे हो एक ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, आपको पता ही है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कौन बनाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपको पता ही है 2 6। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है। और 4 फ्लोरीन आ रही हैं, 1 2 3 और 4। 4 फ्लोरीन आ रही हैं। ये बॉन्ड बन रहे 4। अब एक लोन पेयर बच गया आपके पास, एक लोन पेयर बच गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर डबल बॉन्ड को भी एक तरीके से एक ही बॉन्ड माना जाता है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 आपके पास, ये हमारे पास कितने हो गए टोटल स्टूडेंट्स? ये हो गए 2 4 4 यहाँ पे, ठीक है। 2 2 4 6 8 10 12 12 12 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हो गए। तो उसके लिए आपको पता है जब 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अगर टोटल कितने हैं स्टूडेंट? 2 4 6 8 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट आपके पास? 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 5। तो फिर जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको पता है स्टूडेंट, बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है। तो ये क्या बनने वाला है? अगर आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को भी यूज करें, VSEPR स्टूडेंट, तो ये एक तरीके से बन रहा है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो फिर इसकी ज्योमेट्री कैसे दिखेगी आपके पास? अगर मैं आपको सिखाया था कैसे ड्रा करना, देखो ऑक्टाहेड्रल एक तरीके से कैसे ड्रा करते हो स्टूडेंट। अब क्या है कि यहाँ पे 4 तो फ्लोरीन है, 1 2 3 4 स्टूडेंट, ये बॉन्ड बना, ये बना, ये बना। और आपके पास एक ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, आपको दिख रहा है ऑक्सीजन। और आपके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको शेप आ गई स्टूडेंट। ये किस टाइप की शेप है? ये स्ट्रक्चर इसका बना XCOF4 का। इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? व्हाट इज दिस शेप नोन है स्टूडेंट? ये तो दिखेगा नहीं लोन पेयर, तो जब ज्योमेट्रिकली तो ये दिख रहा है कि ऑक्टाहेड्रल है, और लेकिन ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं। अगर ये दिखेगा नहीं तो फिर स्टूडेंट्स इसकी शेप क्या दिख रही है आपको? इसका स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है? इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बना? स्क्वायर पिरामिडल बना। बोलो समझ में आया स्टूडेंट्स? किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर टोटल 6 हो गए, तो भी आपको पता है कि ये किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट। तो अगर आपको पता है जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। sp3 D2 आपको बताए थे जब एक टेबल हमने दिखाया था कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। कई मेथड्स होते हैं इनके फाइंड करने के, जो आपको सिंपल लगे आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ तो आंसर ये है इसका, ये बनाना था हमें। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 स्टूडेंट। H2SO4 को बनाना है। आप देखो कि इसके लिए बहुत आसान तरीका मैंने बताया था जब मैंने सल्फर को पढ़ाया। देखो सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर सेंट्रल एटम है, और वो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, आपको पता है ये 2 6 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है। सल्फर के पास कितने हैं? 6 है स्टूडेंट। और आप देख रहे हो ऑक्सीजन लगी हुई है और 2 हाइड्रोजन लगी हुई है। इसके लिए हमने सबसे आसान क्या बताया था स्टूडेंट कि ये जो सल्फर होता है, ये जो सल्फर होता है स्टूडेंट, क्या होगा कि अगर आप इसके ऑर्बिटल्स भी ड्रा करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट। आपको कैसे हमने क्या किया, एक टेट्राहेड्रल शेप बनाई, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कितने हैं? 4 हैं, लेकिन 2 हाइड्रोजन भी लगी हुई है। 2 हाइड्रोजन भी लगी हुई है स्टूडेंट, उनको मैं इसके साथ लगा देता हूँ। और अब ये जो बचे हैं ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड देख रहे हो, 2 4 और 6, सल्फर की वैलेंसी 6 है, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपके सामने ये बना स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया। तो आप देखिए पेपर में आपको कुछ ट्रिक्स भी यूज करनी पड़ती हैं जब हम कोई भी क्वेश्चन का ऊपर पूरी वीडियो हमने अपलोड की है जिसमें आपने बताया कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं।
और ये ग्रुप 16 है। देखो कोई भी टॉपिक हम लेते हैं आपको देखना है कौन से ग्रुप का है ये। ग्रुप 16 में आपको बताया गया था कि ये जो एसिड्स होते हैं सल्फर के, इनके क्वेश्चन आने वाले हैं, जरूर आने वाले हैं स्टूडेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके स्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। H2SO4 का बनाया था, H2SO3 का बनाया था, H2S2O8 का बनाया था। इस तरह से H2SO7 के स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हमने बनाए। तो ऑक्सो एसिड्स का पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं कैसे हम ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर को बनाते हैं स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। राइट द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट फास्फोरस। ये स्ट्रक्चर के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आने वाले हैं। और ये भी पता है कि क्या डिफरेंस था व्हाइट फास्फोरस में और रेड फास्फोरस में। और व्हाइट तो बहुत रिएक्टिव होता है, वो इमीडिएटली कैच फायर कर जाता है, आपको पता ही है स्टूडेंट। और इसके कारण था कि स्ट्रक्चर जो है, दोनों के स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस था। तो क्या डिफरेंस था, आपके एनसीईआरटी बुक को भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें उसने वो पिक्चर दिखाई है कि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। इसमें एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो ये जो P4 है स्टूडेंट, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फास्फोरस कौन सी फैमिली को है आपको पता ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये कितने हैं, इसके पास 5 हैं, तो ये तीन बॉन्ड बनाएगा इजीली फास्फोरस। तो फास्फोरस जब बनाएगा स्टूडेंट, तो ये जो व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस का आपने देखा कि ये एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। व्हाइट फास्फोरस it exists as student, white phosphorus exists as a discrete P4 molecule। कैसे discrete structure है, it exists as white phosphorus P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। it consists of discrete tetrahedral P4 units, discrete tetrahedral P4 यूनिट्स होती हैं। और इसको बनाने का तरीका आपको पता है, ये देखिए हमने 4 फास्फोरस लिखे हैं। अब इनको ज्वाइन करिए, 1 2, ये ज्वाइन हुआ। अब ये 3 बॉन्ड बनाने हैं हर फास्फोरस ने। 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, 1 2 3 हो गए, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, 3 हो गए। अब इसमें प्रॉब्लम देखो, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप देख रहे हो कि ये इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत हाई है। क्या है, इट हैज वेरी हाई एंगल स्ट्रेन स्टूडेंट। तो ये अनस्टेबल रहेगा, एकदम टूट जाएगा, इसलिए बहुत रिएक्टिव होता है। व्हाइट फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये डिस्क्रीट है। और ये क्या, ये वाला जो दूसरा है, इट इज ए पॉलीमेरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स। ये क्या बनाता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो हमने इसको क्या बोला, पॉलीमेरिक। क्या बनाया स्टूडेंट, इसने पॉलीमेरिक बनाया, एक पॉलीमेरिक चेन्स बनाता है स्टूडेंट। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इसमें डाउट ना रहे स्टूडेंट। तो चेन्स कैसे बनाओगे, देखो ये फास्फोरस है, फिर वही 4 फास्फोरस आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये टेट्राहेड्रल यूनिट है। अब क्या हुआ कि एक ही फास्फोरस को, हर फास्फोरस को 3 बनाने, 3 बनाने हैं। इसका क्या तरीका है स्टूडेंट, ये आपका बना, ये 1 और 2 बॉन्ड है, और ये दूसरा एक और तीसरा फास्फोरस के साथ चले गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब आपका काम हो चुका है। तो ये एक पॉलीमेरिक चेन बनने वाली है, जिसके कारण जब ऐसी पॉलीमेरिक चेन बनती है, उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट, इसका ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर फास्फोरस आ गया, फिर 4 फास्फोरस बनाए मैंने, ये टेट्राहेड्रल यूनिट है, ये आपस में जुड़ती जाएंगी स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल, देख रहे हैं। तो ये एक पॉलीमेरिक चेन है, कंटिन्यूड रहेगी, ऐसे ऐसे मैंने दिखा दिया, ये कंटिन्यूड रहेंगी। तो ये आपका रेड फास्फोरस, ये कौन सा, रेड फास्फोरस। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया कि जो रेड फास्फोरस है, इट कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक टू वन अनदर स्टूडेंट, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ये अनस्टेबल है, बहुत जल्दी फास्ट रिएक्ट करता है, इमीडिएटली कैचेस फायर स्टूडेंट। तो ये हमें पता है कि जो हमारा ग्लो करता है, आपको पता है, क्योंकि ये इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखो। स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, और हमें स्ट्रक्चर किस किस के बनाने हैं, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया कि जो
नाइट्रिक एसिड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, उनका स्ट्रक्चर ड्रा करिए। और ऑक्सो एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आपने फास्फोरस के बताए हमने, और सल्फर के बताए ऑक्सो एसिड्स, और जो नोबल गैसेस हैं उनके कंपाउंड्स बताए फ्लोरीन के साथ और ऑक्सी फ्लोरीन के साथ, उनके स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ये सब 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन है जिनकी डिस्कशन चल रही है स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में दिए गए हैं, आ सकते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड, बार बार पूछी जाती है, और आपको ये पता कि किस पर्पस के लिए यूज होती है स्टूडेंट गैब्रियल थैलीमाइड। आपके पास 1 मिनट का वक्त है इसका आंसर करने के लिए, तब तक मैं इसको जगह को खाली कर लेता हूँ। ये गैब्रियल थैलीमाइड किस रिएक्शन जो होती है किस पर्पस के लिए यूज हुई थी स्टूडेंट, कहाँ यूज हुई और किसके लिए यूज हुई, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, 1 मिनट का वक्त है। कोर्स को रिवाइज करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, और हमें समझना है, रट्टेबाजी नहीं करनी। देखो ये हमने प्राइमरी एमिन्स को बनाने के लिए यूज किया था, मेथड किसके लिए यूज किया था, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एमिन्स बनाई थी इससे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपको बताइए कि क्या यूज किया था मैंने। देखो हमारे पास क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड क्या होता है स्टूडेंट, थैलिक एसिड से बना था जब हमने उसको अमोनिया से हीट किया था। तो यहाँ पर ये है CON और ये H, ये है हमारा थैलीइमाइड। इसे क्या बोलते हैं, थैलीइमाइड है स्टूडेंट, ये थैलीइमाइड। इसको यहाँ से हटा दो, डाउट ना रहे। ये है हमारा थैलीइमाइड, ठीक है। थैलीइमाइड को, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसको हमने रिएक्ट किया था KOH के साथ। तो OH माइनस ये H को निकाल के ले गया, OH माइनस H को निकाल के ले गया स्टूडेंट। तो क्या बना, आपको मिला CO स्टूडेंट, ये N। तो यहाँ पर क्या हुआ, H को प्रोटॉन चले गया तो N माइनस, और क्या बना, H2O चले गया और K प्लस, ये बन गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। अब इसको जब हम रिएक्ट करेंगे, मान लीजिए ये मेरे पास है प्राइमरी अल्काइल, ये एक अल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट, इसके साथ मैंने इसको रिएक्ट करके हीट कर दिया, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। KBr आउट, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाए, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में कई बार आ चुकी है स्टूडेंट, आप इसको पर टेंशन दीजिए, समझिए, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए स्टूडेंट। N, और यहाँ पे क्या बना, ये C2H5, ये जो C2H5 है ये यहाँ पे जुड़ गया स्टूडेंट। तो अल्काइल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन, ठीक है। और बाहर क्या निकला, KBr बाहर आ गया और प्लस KBr। अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और एक प्राइमरी एमीन बनेगी। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, हाइड्रोलिसिस की थी एल्कलाइन। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की और इसको हमने हीट कर दिया स्टूडेंट। तो ये एक, ये वाला देख रहा है आपको, यहाँ से अमीन मिलनी है हमें, कौन सी, CH3 CH2NH2। तो ये 1 डिग्री अमीन बहुत अच्छी यील्ड्स में मिलती है, वो मिल जाएंगी। और ये आपको पता है कि इसकी हमने आपने की है हाइड्रोलिसिस, तो ये वापस किस में मिल गया, थैलिक एसिड मिल जाए, इसी से ये कंपाउंड बनाया जाता है थैलिक एसिड से। तो आपको मिल गया COH। तो ये रिएक्शन हुई, ये आपने 1 डिग्री अमीन बनाई, इसमें हाई यील्ड ऑफ 1 डिग्री अमीन्स मिलती है, इसलिए यूज किया जाता है। लेकिन एरोमेटिक अमीन्स नहीं बन सकती, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर मैंने कोई एरोमेटिक कंपाउंड यूज किया स्टूडेंट, तो आपको पता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये रिएक्शन नहीं होने वाली, ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा ऑर्डिनरी कंडीशंस में, ऑलरेडी हमें पता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर क्या हमें एरोमेटिक अमीन बनेंगे, आंसर नो, एरोमेटिक अमीन नहीं बनेंगे। ये वेरिएशन का क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं तो चारों तरफ देखते हैं स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन यहाँ पर है,
पेपर में चेंज होने वाला है या कुछ भी आएगा, तो हमें पता होना चाहिए, हमारे माइंड में पूरा मैप बन जाना चाहिए कोई भी रिएक्शन का, कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे हमें तैयार करने हैं फाइनल पेपर के लिए। अगर हम समझ लेंगे तो हमें इजी रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन इधर उधर से घुमा फिरा के सीबीएसई में बन जाएंगे। और एक ट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं, ये गैब्रियल थैलीमाइड के बारे में मैंने बताया। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसके बारे में आपको 100% पता है। अभी तक मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें नहीं आया, सभी में ही आ रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड। तो क्या होता है हॉफमैन ब्रोमाइड, जब ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने अमाइड्स को रिएक्ट कर दिया तो आपको अमीन्स मिलती है, एक कार्बन कम होता है। इंटरेस्टिंग, एक कार्बन कम होता है, ये बात हमें याद है स्टूडेंट। RCONH2, ये देखो ऐसे लिखा होता है पेपर में, Br2 और NaOH। वो बोलेगा बताओ इसका प्रोडक्ट, तो आपने लिखा एमिन, तो आपने एमाइड को एमिन में कन्वर्ट कर दिया, एमाइड को एमिन में कन्वर्ट कर दिया। इसी रिएक्शन को आप कहते हो हॉफमैन्स ब्रोमाइड। क्या नाम है स्टूडेंट इस रिएक्शन का? हॉफमैन ब्रोमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने यूट्यूब में पूरी अपलोड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को, आप इसके बारे में देखिए। ये रिएक्शन बार बार आती है स्टूडेंट, और हमें पता होनी चाहिए। देखो जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हमें बहुत तैयारी करनी है, फिर आ जाएगा पेपर में। तो इसकी रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए। बैलेंस्ड रिएक्शन आप लिख सकते हो, बैलेंस्ड रिएक्शन आप लिख सकते हो। अगर हमने ये लिखा CH3 स्टूडेंट, CONH2, आप देख रहे हैं ये एक अमाइड है, आपने Br2 डाला और NaOH डाला स्टूडेंट्स। अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस आपको पता होना चाहिए रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये क्या बना, CH3NH2, एक कार्बन कम हो गया, और क्या बना, Na2CO3, ये सब प्रोडक्ट बने, और क्या बना 2NaBr बना, और क्या बना H2O बना। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड इक्वेशन आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं और बता सकता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इनकी तैयारी कर लीजिए, आप इनको लर्न कर लीजिए, रिएक्शन पूछी जाएंगी पेपर, ये ऐसी रिएक्शन पेपर में पूछी जानी चाहिए, इनको लर्न कर लीजिए। 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, सीबीएसई सैंपल पेपर्स हैं, और सीबीएसई के 2 या 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बातचीत हो रही है, कैसे करेंगे। देखो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये ABCD पूछेगा कौन कौन से होते हैं, ये देखिए आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी, अब उसकी हमें टेस्ट करनी है, रिएक्शंस कितनी आपने लर्न, तो रिएक्शन याद होंगी तो हम कर पाएंगे। अरे कंपाउंड ए, एक कंपाउंड है ए स्टूडेंट, उसका फार्मूला दिया इसने C3H7O2N, ऑन रिएक्शन विद फ्री एंड कंसंट्रेटेड HCl। इसको आपने आयरन और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट, और क्या बना, एक कंपाउंड बी। ठीक है जी, अब बी को हमने फर्दर ट्रीट किया NaNO2 और HCl के साथ, और एक कंपाउंड सी बना स्टूडेंट, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर दिया C3H8O। तो सी का फार्मूला क्या है, C3H8O। कंपाउंड सी गिव्स एफरवेसेंस विद सोडियम। देखो जो क्लूज होते हैं, ये क्लूज होते हैं, यही इसी से ही हमारे आंसर निकलने वाले। क्या क्या दिया, जो सी है, सी क्या करता है, पहला इसका टेस्ट क्या है, सी गिव्स एफरवेसेंस विद सोडियम, एफरवेसेंस में दे रहा है स्टूडेंट विद सोडियम, पहला टेस्ट सी का। कंपाउंड सी के बारे में जो क्लूज दिए गए हैं स्टूडेंट, पेपर में पढ़ना है। दूसरा, ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3, इसकी ऑक्सीडेशन हुई सी की, सी का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, CrO3 से, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गिव्स ए सैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्या बना, RCHO, सैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या हुआ, ये
1 2 3 का मतलब क्या हुआ फिर? तो ये क्लियर ही हो गया। अब 3 कार्बन 1 नंबर से शुरू होती है नंबरिंग हमेशा। जो एल्डिहाइड होते हैं वो 1 नंबर लेते हैं, 1 नंबर होते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में, आपको पता। तो 1 2 3 कार्बन वाला, तो ये एल्डिहाइड है। ये कौन सा है फिर? 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉल बना, यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, तो सी के बारे में पता लगा कि इसकी ये एफर्वेसेंस देता है और सोडियम के साथ रिएक्ट करके निकलता है एफर्वेसेंस, और इसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद एक एल्डिहाइड मिलता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से स्टूडेंट्स। तो अब आपको deduce the structures of A, B, C and write the equations। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आप इसको करिए, फिर नहीं तो मैं ही करता हूँ। अब हमें देखो यहाँ पर पता लग गया लास्ट वाला कौन सा है। तो अगर एल्डिहाइड कैसे मिलेगा, एल्डिहाइड में कहाँ से मिलेगा? अगर कंपाउंड सी से आप CrO3 डालते हो, ऑक्सीडेशन होगी, तो ये कंपाउंड क्या होगा स्टूडेंट? क्या होगा फिर ये कंपाउंड? किसकी ऑक्सीडेशन से ये मिलने वाला है? देखो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता। तो ये तो क्लियर है, ये अल्कोहल होगा, जो सी है मेरा। अगर सी अल्कोहल है तो स्टूडेंट फिर इसका फार्मूला क्या होगा? यहाँ से CH3 CH2 और CH2OH। तो ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है स्टूडेंट, प्रोपेनॉल है ये, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करूंगा तो प्रोपेन एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगर ये सी मेरा अल्कोहल है, आपने इसका फार्मूला निकाल लिया, फिर इट इज एन अल्कोहल। क्या फार्मूला निकाला? CH3 CH2 CH2, ये हमारा सी है। तो फिर सी अल्कोहल कैसे बनेगा? अब ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट। तुमने ये भी पता है कि NaNO2HCl क्या होता है कि ऑलरेडी आपने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, डाइजोनियम स्टूडेंट, डाइजोनियम साल्ट। NaNO2 और HCl बना के बनाते हैं नाइट्रस। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं HNO2। और आपको पता है नाइट्रस एसिड जो होता है ये इन सीटू बनता है, इन सीटू बनता है, अनस्टेबल होता है, इन सीटू बनता है और रिएक्ट करता है। ये क्या करता है? एमिन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है। तो आपके पास यहाँ पर इसका मतलब एमिन बनने वाली है। तो ये हमें पता लगा कि ये एमिन होगा भी। तो अगर ये NH2 ग्रुप है, इसके अंदर NH2 ग्रुप होगा, तो ये क्लियर है कि यहाँ पर ये रिडक्शन हुई है। ये क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। ये देखो, सारी ध्यान से समझ लेना, मैं समझा रहा हूँ क्लियरली। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसकी रिडक्शन करता है? NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप है स्टूडेंट, और वो कौन सा होना चाहिए? आपको पता ही है, जब अल्कोहल ये है तो फिर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए जो है हमारा CH3 CH2 और ये बना CH2NO2। देखिए क्या ये मैच करता है? कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है? 3 2 5 2 7 7। ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C3H7O2। ये मैंने रिएक्ट किया। अब रिएक्शन मुझे लिखनी है एग्जाम में, तभी तो नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स। अब मुझे समझ में आ गई। देखो, ये ऐसे वर्कआउट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर में, और एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा 3 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी आ सकता। जो क्लूज होते हैं उनको आप लिखिए, एक मैप बनाइए, एक मैप बनाइए, एक फ्लो चार्ट बनाइए। देखो मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बनाया स्टूडेंट्स, एक मैप बनाया इसका, और उसके बेस पे जो प्रोडक्ट एंड में मिला उसको मैं फिर बैक करता गया, और जो जो रिएक्शन मैं यूज कर रहा हूँ वो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो इस तरह से मैं रिएक्शन को कंप्लीट। तो फिर इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट? ये मेरा ए आया, फिर CH3 CH2 CH2 NH2 आया, बी आया, और फिर सी का जब मैंने इसको NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये बना अल्कोहल स्टूडेंट, अल्कोहल बन गया सी स्टूडेंट।
और इसका जब मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ तो ये बन गया CH3 CH2 CH। तो ये सारी रिएक्शन हमें लिखनी है पेपर में, तब जाके हमें मार्क्स मिलते हैं। A B C सभी को आइडेंटिफाई करना है। रिड्यूस द स्ट्रक्चर्स एंड राइट द इक्वेशन। स्ट्रक्चर लिखने के आंसर मिले हाफ हाफ हाफ, इस तरह से हाफ 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 नंबर में मिले। ये स्ट्रक्चर 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 और ये रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, तब जाके हमें पूरे मिले 3। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाए और रिएक्शंस भी लिखे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन उम्मीद है हमें ऐसा कोई भी आएगा पेपर में, इसकी तैयारी कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें स्टूडेंट्स? एनी डाउट? जल्दी बताओ तभी आगे चलूं। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है, बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब आ गया एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव क्रिस्टल गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग। देखो जब हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा था स्टूडेंट, अब उसका रिवीजन हो रहा है सॉलिड स्टेट, तो इसमें हमने क्या पढ़े थे? डिफेक्ट्स। कौन कौन से पढ़े थे? स्टेकोमेट्री और नॉन स्टेकोमेट्री डिफेक्ट्स पढ़े। और स्टेकोमेट्री में कौन कौन से पढ़े थे आपने? देखो एक तो कोवेलेंट कंपाउंड थे और एक आयनिक थे। तो वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा था आपने, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा था कोवेलेंट वालों में। आयनिक वालों में आपने 2 पढ़े थे, कौन कौन से? एक था शॉर्टकी और दूसरा कौन सा था? फ्रैंकल। दूसरा कौन सा था? फ्रैंकल। अब यहाँ पर देखिए क्रिस्टल को एग्जामिन करिए, ये प्लस माइनस दिया हुआ है, ये मिसिंग हो गया, देख रहे हो मिसिंग। ये है, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस और ये मिसिंग है। यहाँ पे कौन सा मिसिंग है? प्लस वाला। यहाँ पे कौन सा मिसिंग है? माइनस वाला। और यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस वाला मिसिंग है, प्लस मिसिंग है। पे अटेंशन स्टूडेंट, पे अटेंशन। क्या माइनस प्लस, ये माइनस वाला मिसिंग। तो देख रहे हैं ये आयनिक सॉलिड था कैसा? ये जो गिवन क्वेश्चन है ये कौन सा स्टूडेंट? आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में आप देख रहे हो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग। तो बताओ ये कौन सा डिफेक्ट है? ठीक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट कौन? तो ये व्हाट आर द टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट है स्टूडेंट? ये यहाँ पर जब नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं तो वो कौन सा डिफेक्ट होता है? दो ही तो बताए थे, एक एक शॉर्ट की बताया था मैंने और एक फ्रैंकल बताया था आयनिक कंपाउंड्स में, ये आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जब मिसिंग हो जाएंगे तो ये डिफेक्ट कौन सा है? ये दिख ही रहा मुझे, शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये ऐसा क्वेश्चन आने वाला पेपर में, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर दिमाग लगाइए। ये कौन सा डिफेक्ट है? शॉर्ट की डिफेक्ट है स्टूडेंट। 8 सेकंड में कह रहा है हाउ इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल अफेक्टेड बाय दिस। बताओ डेंसिटी क्या होगी जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए क्रिस्टल के अंदर? ये तो छोड़ के चले गए, ये है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी। तो दिस, इससे क्या होगी? जो भी डेंसिटी होगी स्टूडेंट, डेंसिटी डिक्रीजेस। हमने ऑलरेडी बता दिया इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग हो गए, तो नंबर ऑफ डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट। जब मास कम हो गया स्टूडेंट, पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया, तो मास कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई। नेम वन आयनिक कंपाउंड व्हिच कैन शो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इन क्रिस्टल्स। तो ये कंडीशन क्या बताई थी? ऐसे कौन से हैं जो ये शो करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है स्टूडेंट? कंडीशन क्या बताई थी मैंने? जब आप मेरे लेक्चर को देखिए ध्यान से, व्हेन द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है, थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट इक्वल स्टूडेंट, तो कौन सा डिफेक्ट आता है? शॉर्ट की। तो एल्कली मेटल हैलाइड्स हमने बताए थे, एल्कली के मेटल हैलाइड्स होते हैं, तो
एल्कली मेटल हैलाइड्स हमने बताया, जैसे एल्कली मेटल का साइज बड़ा होता है, नेगेटिव आयन का भी साइज बड़ा होता है, एल्कली मेटल हैलाइड्स। तो जिसमें मैंने बताया NaCl, जैसे NaCl का हमारा एग्जांपल है, ये आयनिक होता है NaCl में, बता ये शो करेगा। हाउ इज द स्टोइकियोमेट्री इफेक्ट ऑफ द कंपाउंड इफेक्टिव? तो बताओ कि ये, अरे मैंने बताया दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं सारे आगे, एक स्टोइकियोमेट्रिक, देखो दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, देखो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्री है वो अनअफेक्टेड रहेगी, उसमें कोई भी चेंज, देयर इज नो चेंज इन द स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री कोई डिस्टर्ब नहीं होती, कोई नंबर ऑफ आयंस कोई ऐसे नहीं मैं लिख सकता NaCl को Na.01 या Cl, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन। इसका क्वेश्चन क्या था, उसी हिसाब से आंसर लिखूंगा। हाउ इज द स्टोइकियोमेट्री इफेक्ट ऑफ द कंपाउंड इफेक्टेड? तो आंसर क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री is not affected, अफेक्टेड नहीं। तो नोट कीजिए स्टूडेंट, एक एक वर्ड को नोट कीजिए। देखिए जब हम मैं लिखता हूं मुझे एक एक वर्ड और एक एक लाइन सही लिखनी है बस। स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, स्पेसिफिक आंसर होता है, कुछ नहीं लिख सकता इसके अलावा, उसके अलावा कुछ भी लिखने का कोई मार्क हमें मिलने वाला नहीं है। बहुत क्लैरिटी है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, ये क्या कह रहा, डिफाइन द टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल। ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको जब बायोकेमिस्ट्री स्टडी की उसमें एनोमर्स बताए थे स्टूडेंट, एनोमर्स क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर बने थे और वो C1 पे डिफरेंट थे, एक पे OH राइट पे था, एक पे लेफ्ट था, उनको मैंने क्या बोला था, एनोमर्स। फ्रक्टोज के भी दो स्ट्रक्चर बने थे, वो C2 कार्बन पर चेंज हुआ, C2 कार्बन पर एक बार राइट पे था और एक बार लेफ्ट पे था, वो भी एनोमर्स थे। तो ये क्या होते हैं, ये हेमी एसिटाल या हेमी कीटाल्स थे, ठीक है, which differ in the configuration of C1 and of the hydroxyl for glucose, और for fructose they were differing at C2 configuration। तो एनोमर्स क्या है, हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मेरे वीडियो आप सुन लीजिए दोबारा से, उसमें बहुत क्लियरिटी से समझाया गया है कि ये जब साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बना था तो क्या हुआ था, कार्बन 1 जो था स्टूडेंट, वो कायरल हो गया था, sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चले गए जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। तो एक बार OH राइट पे था, एक बार OH लेफ्ट था, उन्हें हमने बोला एनोमर्स, दे वर डिफरिंग एट C1 कॉन्फ़िगरेशन। तो कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हेमी एसीटॉल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज डिफर एट C1 कॉन्फ़िगरेशन, एट C1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ OH ग्रुप, दे आर कॉल्ड एनोमर्स। एक अल्फा फॉर्म बनी थी, एक बीटा फॉर्म बनी थी, और फ्रक्टोज के बारे में लिखोगे तो वो C2 पर हुआ, एक ही बात है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं कोई ज्यादा नहीं। देखो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनके भी 3 पार्ट्स देख रहे हो। तो एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है हमारे सामने, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है स्टूडेंट। आपने देखा कि प्रोटीन का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, वन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर हम और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बताए। और अगर हम कोई मैकेनिकल स्ट्रेस या पीएच चेंज कर दें या टेम्परेचर चेंज कर दें स्टूडेंट, तो क्या होगा कि वो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी तो चेंज नहीं होता, और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसके कारण डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन हो जाती है, जिससे वो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी खराब हो जाती है, डिटोरेट हो जाती है। तो नेटिव प्रोटीन जो होती है उसको अगर हम सब्जेक्ट कर दें, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। व्हेन नेटिव प्रोटीन स्टूडेंट
native protein is subjected to change in pH or temperature, what will happen? What is the result of this? Then what happens? It loses its biological activity. Protein loses its बायोलॉजिकल, जो उसकी नेचुरल बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो लॉस्ट हो जाती है स्टूडेंट, तो उसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कहा जाता है। जैसे कि जब आप एग को बॉईल करते हैं स्टूडेंट तो वो डीनेचुरेशन होता है एग का, और जो कर्डिंग ऑफ मिल्क होता है वो भी डीनेचुरेशन, एग्जांपल्स भी आपको पता है, ठीक है। तो जो बॉईल करते हैं बॉइल्ड एग जो होता है, और दूसरा जो है कर्डिंग ऑफ मिल्क जो होता है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीनेचुरेशन प्रोटीन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनके आंसर आपको लिखने हैं और एक एक नंबर का आंसर्स हैं। तीसरे पे आगे, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अरे दो टाइप के, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने की जरूरत है, बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर लेती है। एसेंशियल कितने तो 20 दिखाए थे, एक टेबल आपके बुक में है एनसीईआरटी की, आपने देखा उसमें 20 अमीनो एसिड देखे, एलानिन और ये सब ल्यूसीन वगैरह, तो वो कौन से थे? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो वो हमारे बॉडी जो है ना वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें आउटसाइड से लेने पड़ते। तो हमने क्या आंसर लिखा फिर इसका? क्या आंसर लिखा स्टूडेंट्स? The amino acid which do not get synthesized by your body. Amino acids which do not get synthesized in our body. तो फिर इनको हम क्या करेंगे? We have to take it from house. तो they have to be taken from the food which you are eating. जैसे कि वैलीन है, तो ये एक टेबल जब आपको बनाई थी उसमें स्टार लगा हुआ था एनसीईआरटी में, तो ये एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है, कुल मिलाकर 20 थे, 20 में से कुछ एसेंशियल कुछ नॉन एसेंशियल, जिन पे स्टार लगा उसने कहा कि ये एसेंशियल है, ये आपका बॉडी बना नहीं सकता, इसको आपको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन 30 पर आगे स्टूडेंट सोचना है इसके बारे में। फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। देखो फिनोल एसिडिक क्यों होता है? फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। अच्छा, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, इसका क्या आंसर लिखोगे स्टूडेंट एग्जाम में कि फिनोल एसिडिक क्यों होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया, इसके वेरिएशन भी बहुत बार आए कि फिनोल क्या होता है स्टूडेंट। देखो ये फिनोल है, और अगर आप इसको कंपेयर करें CH3CH2OH से, ये भी क्वेश्चन आया भाई कौन सा ज्यादा एसिडिक है? एसिडिटी का ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ड्रा कर, पहले भी हमने बोर्ड के कुछ पेपर सॉल्व किए, उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाए। अब एसिडिटी क्या होती है कि ये अपना प्रोटॉन देगा, ये एसिड है तो अपना कंजुगेट बेस बनाएगा। देखो कंजुगेट बेस क्या बनने वाला है इसमें, अगर ये इसने प्रोटॉन को लूज कर दिया स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको पता ही है ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी पड़े हुए हैं इसके पास, आपको दिख रहे हैं। लीवी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, हमने कहा ये भी सीख लो, बहुत काम की चीज है, इससे बहुत कोएंगे। फिनोक्साइड आयन बन गया और H+ और ये फिनोक्साइड बन गया, ये एसिड होता है जो प्रोटॉन को दे सकता है, प्रोटॉन लॉस हुआ, ये कंजुगेट बेस बन गया स्टूडेंट, कंजुगेट बेस। अगर कंजुगेट बेस वीक है तो ये वापस जाने वाला नहीं है, मतलब कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर इट इज एन एसिड। तो यहाँ पर ये क्या होता है स्टूडेंट, ये रेजोनेंस स्टेबल। देखो आपने कैसे बनाए थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये पाई वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आपका क्या बना, कैसे बनाया आपने? ये लोग 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी पड़े हैं ऑक्सीजन के पास, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज जब क्या हुआ, अब नेगेटिव चार्ज जो है ये डिस्पर्स हो रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का सारे बेंजीन रिंग पे घूमेगा स्टूडेंट, और जब ये कोई भी चार्ज को हम डिस्पर्स कर देते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है,
अब ये यहाँ पर भी आ गया और ये वाला इधर आ गया स्टूडेंट, और ये यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो हैं दिख रहे हैं, ये भी दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जब एक बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं। और आगे क्या हुआ स्टूडेंट, ये इधर आया तो ये इधर आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लिखने तो डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या हो रहा है। ये यहाँ आ गया, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया स्टूडेंट, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है ये। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए वापस अपनी एरोमेटिसिटी लेगा, तो ये फिर लो, ये फाइनल वापस आ गया, वापस आ गया, ये नेगेटिव हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, और ये वापस आ गया। अब ये इन्हें क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बने स्टूडेंट, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड, therefore phenol is acidic, therefore phenol is acidic। तो आयनाइजेशन ऑफ फिनोल is favored by the resonance stabilization of the phenoxide ion। इसे क्या बोलते हैं, phenoxide ion is resonance stabilized। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्यू टू दिस स्टूडेंट फिनोल इज एसिडिक, और ये भी क्वेश्चन आ चुके पेपर में, आउट ऑफ फिनोल एंड एथेनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई, आउट ऑफ फिनोल एंड मेथनॉल विच इज मोर एसिडिक। ऐसे सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया मैंने वेरिएशन, विच इज मोर एसिडिक, फिनोल और एथेनॉल। तो आपने आंसर क्या लिखना है, देखो जब भी फिनोक्साइड बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो फिनोक्साइड आयन चार्ज नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, तो वो कम एसिड हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन नाइट्रोफिनोल पर भी आए, फिनोल या नाइट्रोफिनोल बताइए, अगर पैरा नाइट्रोफिनोल लिया और फिनोल लिया, इनमें से एसिडिक कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में स्टूडेंट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, वेरिएशन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन की तैयारी कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले हैं। एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले स्टूडेंट, जैसे कि वो क्वेश्चन ये आया कि आपको दिए स्टूडेंट फिनोल, फिर आपको दिया नाइट्रोफिनोल स्टूडेंट, और फिर आपको दिया, अब अगर इनमें से कंपेयर करना है आपको एसिडिटी, क्वेश्चन आ गया अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन ये आया अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखो ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पेपर में बहुत पूछे गए, इसका क्या आंसर लिखोगे, आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त, जल्दी से बताइए। 1, ये 2 है स्टूडेंट, ये 3 है। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, और उसका रीजन भी पेपर में हमें लिखना पड़ेगा। कोई भी आंसर लिखते हैं उसका रीजन देना जरूरी होता है, रीजन के बाद ही हम उनके आपको मार्क्स मिलते हैं, आधा आधा नंबर मिलेगा, नहीं तो आधा आंसर सही आंसर का, आधा आंसर रीजन का, एक एक वर्ड के आंसर है, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना स्टूडेंट्स। आपको याद है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो स्टेबलाइज करेंगे ये नेगेटिव चार्ज को, ज्यादा एसिडिक होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो डिस्टेबलाइज करेंगे, तो कम करेंगे। तो इन तीनों में क्या चॉइस बनेगी आपकी स्टूडेंट। अगर मैं कलर चेंज कर लूँ स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है यहाँ पर, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, नंबर 2 वाला। तो क्या लिखा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे ज्यादा ये 2 नंबर वाला है। उससे कम कौन सा है फिर, उससे कम 1 नंबर वाला, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, मिथाइल ग्रुप आप देख रहे हैं, तो उससे फिर 3 नंबर का। तो इस तरह से एसिडिटी के ऑर्डर से क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, एसिडिटी के ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले पेपर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ थे हमारे पास 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन, इसे सेक्शन सी कहा गया। अब रह गया लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी 5 नंबर वाला, वो हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ करेंगे। ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं, और ये था सेक्शन सी स्टूडेंट। तो आज हमारा सेक्शन सी खत्म हो गया, और जो प्रैक्टिस हमने की और जो कोर्स का रिवीजन किया आपके सामने,
अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, फिर हम फर्दर और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो 2 नंबर वाले हैं, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 और फिर 5 नंबर वाले, ए बी सी डी, ए बी सी डी। 1 नंबर वाले आए, 2 वाले आए, फिर सी में 3 नंबर वाले, फिर डी में 5 नंबर वाले। इस तरह से हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशन चलता रहेगा और चैप्टर्स की रिवीजन होती रहेगी। तो गुड नाइट, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट। ओके, समझ में आया? थैंक यू सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके।